सभी के लिए सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी आचार्य हरिभद्र द्वारा लिखित षट दर्शन समुच्चय इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली 7-8 क्लासों में हमने दर्शन के स्वरूप के साथ साथ बौद्ध दर्शन और न्याय दर्शन के सामान्य स्वरूप को जाना समझा। न्याय दर्शन की तत्व मीमांसा पर चर्चा हमारी चल रही है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत हमने पहला जो पदार्थ है, 16 पदार्थ इन्होंने माने हैं, इनमें से पहला प्रत्यक्ष पदार्थ जो है प्रमाण के अंतर्गत प्रत्यक्ष, जिसकी चर्चा हमने की। प्रमाण नामक पदार्थ के 4 भेद किए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये 4 प्रमाण न्याय दर्शन ने माने हैं। कल हमने प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा की थी। आज अनुमान प्रमाण की चर्चा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपके पास अगर पुस्तक है तो पेज नंबर 103 निकाल लें। उसमें अनुमान प्रमाण की परिभाषा के साथ साथ उसके भेद प्रभेदों की बात की गई है। हमने पहले भी आपको बताया, जब भी हम किसी विषय को समझते हैं, जानते हैं, तो न्याय की भाषा में चतुरायामी व्यवस्था का निर्णय करना चाहिए। स्वरूप, संख्या, विषय और फल। अगर इन चारों का ज्ञान हमें हो जाता है तो न्याय में हम यथाशीघ्र प्रवेश कर जाते हैं। सबसे पहले अगर हम आज बात अनुमान प्रमाण की करने जा रहे हैं तो अनुमान का स्वरूप क्या है, अनुमान की संख्या अर्थात भेद कितने हैं, अनुमान का विषय क्या है और अनुमान का फल क्या है, इन चारों का ज्ञान होना आवश्यक है। सर्वप्रथम अनुमान का स्वरूप अर्थात परिभाषा क्या है, इस पर विचार करते हैं। लिंगात लिंगी ज्ञानम अनुमानम अथवा साधनात साध विज्ञानम अनुमानम, ये 2 परिभाषाएं हैं। दोनों एक ही परिभाषा है। साधन से होने वाले साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं, अथवा ऐसा भी कहें कारण से होने वाले कार्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। इस दोनों परिभाषाएं एक ही हैं। दोनों परिभाषाओं में कारण और कार्य का संयोग बताया गया है। कारण से होने वाले कार्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं, अर्थात कारण प्रत्यक्ष होता है, कार्य परोक्ष होता है और दोनों की युति, जिसे व्याप्ति कहा जाता है, वो मिल जाती है तो वह अनुमान हो जाता है। इस दृष्टि से अनुमान की परिभाषा सब जगह एक ही व्याप्त है, साधनात साध विज्ञानम अनुमानम। यहाँ पर न्याय दर्शन में लिंग से होने वाले लिंगी के ज्ञान को, यानी साध्य से होने वाले साधन के ज्ञान को, कारण से होने वाले कार्य के ज्ञान को अनुमान कहा गया है। अनुमान के 3 भेद किए गए हैं, पूर्वत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। अनुमान 3 प्रकार का होता है, पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान। हो सकता है ये शब्द हमें सुनने में थोड़े अटपटे लग रहे हों, या इनका चूंकि हम प्रयोग नहीं करते हैं रोज के जीवन में, इसलिए लगता है कुछ नए शब्द हैं, परंतु इनके स्वरूप को हम रोज प्रयोग में लेते हैं। हमारे दैनिक चर्या में नियम से इनका प्रयोग होता ही रहता है। बहुत सारे कयास, बहुत सारे अनुमान गैस हम पूर्वत अनुमान के अनुसार करते हैं। बहुत सारे हमारे निर्णय शेषवत अनुमान के अंतर्गत होते हैं और कई बार हमारा निर्णय सामान्यतो दृष्टि के रूप में होता है, परंतु नोमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग है, इसलिए इन पर हम थोड़ा विचार करेंगे और परिभाषा के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है पूर्वत अनुमान। देखिए कारिका नंबर 20, क्योंकि हम मूल ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए कारिका का पाठ करेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। पहला है पूर्वत अनुमान, कारिका नंबर 20, पेज नंबर 113। लोलंब बगल व्यातलमल मलिन तुषा वृष्टिम व्यभिचरन्ती ही नैवम प्रायः पयोमुचः, अर्थात लोलंब गबल ब्याल तमाल मलिन तुषा वृष्टिम व्यभिचरन्ती ही नैवम प्रायः पयोमुचः। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से पूर्वत अनुमान को समझाया गया है। पहले हम इस शब्द को समझ लेते हैं क्या चीज है। पूर्व से तात्पर्य कार्य अभी हुआ नहीं है, परंतु कारण दिखाई दे रहा है। कारण को देख करके कार्य का ज्ञान करना, इसे पूर्ववत अनुमान कहते हैं। अर्थात कारण हमारे सामने प्रत्यक्ष है और कार्य परोक्ष है, कार्य दिखाई नहीं दे रहा। जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान कर लेना, अथवा मेंढक की आवाज अचानक से आ रही हो, हम मान लीजिए कहीं जा रहे हो, मेंढक की आवाज का आना, ठंडी हवा का स्पर्श होना, या पनिहारी पानी को लेके पानी का घड़ा सिर पर रख के आ रही हो, तो हम सहज अनुमान कर लेते हैं कि मेंढक की आवाज या ठंडी हवा का स्पर्श, दोनों से हमारा अनुमान होता है क्या होता है, आसपास कहीं पानी होगा।
अथवा पनिहारन को देख करके हम ये अनुमान कर लेते हैं कि आसपास कहीं कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर आदि होगा जहां से पानी लेके आ रहे हैं। तो तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी या बारिश अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु हमने कारण को देख करके ठंडी हवा का स्पर्श होना, मेंढकों की आवाज का आना, ये निश्चित ही पानी के सूचक हैं। और पनिहारन पानी लेके आ रही हैं तो निश्चित ही कहीं बावड़ी, कुआं होगा, तभी तो पानी लेके आ रहे हैं। इसलिए हमने कारण को देख करके कार्य का अनुमान कर लिया। अथवा मान लीजिए हम घर के आसपास पहुंचे और आजकल तो चिमनियां लग गई हैं, पहले खप्पर के घर हुआ करते थे तो घर से रसोई बनना प्रारंभ होती थी, चूल्हा जलते ही धुआं निकलने लगता था, तो दूर से ही पता चल जाता धुआं निकलना प्रारंभ हो गया, इसका मतलब रसोई बनना प्रारंभ हो गई है। तो धुएं को देख करके रसोई का अनुमान कर लिया। दूसरी दृष्टि से विचार करें तो देखिए, मान लीजिए हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, पर्टिकुलर किसी ड्रेस में बच्चे निकल रहे हैं बहुत सारे, तो ड्रेस को देख करके विद्यार्थी हैं ऐसा अनुमान करना। मुनि भेष को देख करके या उनकी पिच्छी, कमंडल या चमर या मुंहपट्टी या अन्य चीजों को देख करके ये साधु हैं या यहाँ कोई साधु का निवास है, इनका अनुमान कर लेना। कोई आवाज आ रही है कहीं से, मान लीजिए कोई भजन की या मंत्र की आवाज आ रही है, तो आसपास कोई मंदिर है या कोई पाठ कर रहा है, इसका अनुमान कर लेना। तो सामान्य सी बात है, कारण को देख करके कार्य का अनुमान कर लेना, उसे पूर्ववत अनुमान कहते हैं। दूसरा है शेषवत अनुमान। इसमें अपने आप ये शब्द ही बता रहा है कि कार्य हो चुका है, अब कार्य होगा नहीं, कार्य हो चुका है, परंतु कार्य व्यतीत होने के उपरांत भी उसका अवशेष वहां पर है। तो उस अवशेष को देख करके अनुमान करना कि पहले कुछ हुआ था या क्या हुआ था। जैसे मान लीजिए हम सुबह सो के उठे और घर के बाहर निकले, देखा पूरी जमीन गीली है, तुरंत हमने अनुमान किया रात में बारिश हुई होगी, रात में बारिश हुई होगी इसलिए जमीन गीली है। तो गीली मिट्टी को देख करके पूर्व में यहां बारिश हुई है, इसका अनुमान हमने कर लिया। हमारा परीक्षा परिणाम आया और फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए, तो परीक्षा परिणाम को देख करके यह अनुमान कर लेना इस व्यक्ति ने, इस विद्यार्थी ने निश्चित ही बहुत मेहनत की होगी, इसलिए परिणाम ऐसा आया। तो कार्य पहले हो चुका, उस कार्य के हो चुकने के शेष अंश को देख करके अनुमान करना कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उस दृष्टि से मान लीजिए बाढ़ आई, बहुत सारा पानी बाढ़ के साथ आता है, गंदगी भी आती है और किनारे पर नदी अपने किनारे पर वो गंदगी को छोड़ के पानी वापस चला जाता है। हम कुछ दिनों बाद उस एरिया में जाएं, देखें तो उस गंदगी को देख के, उस निशान को देख करके हम कहते हैं यहां बाढ़ आई थी। तो जो कार्य पहले हो चुका है, वर्तमान में कार्य तो नहीं हो रहा है, परंतु उसके अवशेष को देख करके अनुमान करना, उस दृष्टि से शेषवत अनुमान। तीसरा भेद होता है सामान्य तो दृष्ट, अर्थात कारण कार्य सिद्धांत को हमने समझ लेना सामान्य रूप से। तीसरा भेद है सामान्य तो दृष्ट अनुमान। तो पूर्ववत अनुमान कारण से कार्य का ज्ञान करना, शेषवत अनुमान कार्य हो चुका है तो कार्य से कारण का अनुमान करना, और तीसरी कंडीशन बनती है सामान्य तो दृष्ट, यानी कारण कार्य से भिन्न अन्य अनुमान करना। ना तो वहां कारण दिखाई दे रहा है ना कार्य दिखाई दे रहा है, दोनों ही सामने नहीं है, दोनों में से कोई किसी का भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, परंतु फिर भी ना तो हमें घने काले बादल दिख रहे हैं जिससे बारिश होगी ऐसा अनुमान कर, जैसे अभी वर्तमान में बादलों की आवाज तो आ रही है परंतु धूप भी निकली हुई है, इसलिए अनुमान करना असंभव है कि बारिश होगी। परंतु इस आवाज को सुन के हम पूर्ववत अनुमान कर सकते हैं कि बादलों की आवाज आ रही है, काले बादल दिख रहे हैं, अर्थात कुछ समय में या आसपास कहीं बारिश होगी। तो भविष्य में जो कार्य होगा उसका अनुमान वर्तमान में करना यह पूर्ववत अनुमान है, और भूतकाल में जो कार्य हो चुका है उसका अनुमान वर्तमान में करना, यानी कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना, उसे कहते हैं शेषवत। और तीसरा है सामान्य तो दृष्ट, अर्थात इस अनुमान में ना तो कार्य दिख रहा है ना कारण दिख रहा है, परंतु किसी तीसरे साधन के माध्यम से हम यह अनुमान करते हैं कि यह कार्य होगा, इस कार्य का होना चाहिए। तो तीनों इस स्थिति में हम विचार करें
तीसरी स्थिति क्या है? सामान्यतो दृष्ट अनुमान। सामान्यतो दृष्ट किस रूप में होगा? देखिए यहां हम विचार करते हैं, कई बार हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो वहां पर हमें ऐसा लगता है कि मान लो कोई बहुत सारे बगुले दिखाई दिए, आपको बहुत सारे बगुले दिखाई दिए, बगुलों की पंक्ति दिखाई दी। तो बगुले कहाँ रहते हैं? किसी सरोवर के पास में रहते हैं, या जहां पानी की अधिकता होती है वहां रहते हैं, अथवा बहुत सारे जानवरों का झुंड दिखाई देता है तो जंगल में जानवर भी पानी के आसपास ही रहते हैं। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी हमें। तो ऐसे अनुमान हमने किए जिनके माध्यम से हमें ज्ञान हुआ